अखिल भारतीय सेवाओं के लिए थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए। सेवा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, क्योंकि नोट्स यही नोट्स आपके मोर देन एनफ होंगे आपके एग्जाम से पहले। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य राज्य में महत्वपूर्ण पद धारण करते हैं। लिख रहे हैं ना आप सभी? रेशु लिख रही हो ना? अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य राज्य में महत्वपूर्ण पद धारण करते हैं, लेकिन उन पर अंतिम नियंत्रण केंद्र का होता है। समय समय पर राज्यों ने यह आरोप लगाया है कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखती है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट। एक ऐसा उदाहरण जब तमिलनाडु सरकार ने राजमन्नार समिति का गठन किया था। जो राजमन्नार समिति है उसकी सिफारिशें थी ना कि आपकी अखिल भारतीय सेवाओं की समाप्ति कर देनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एज ए एजेंट की तरह ये भी काम करती हैं। जब तमिलनाडु सरकार ने समिति का गठन किया और उसकी सिफारिशों में AIS ऑल इंडिया सर्विसेज, जो अखिल भारतीय सेवाओं, मतलब ये AIS आप लिख सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विस को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। समिति ने इनको केंद्र के एजेंट की भी व्याख्या, केंद्र के एजेंट के रूप में भी परिभाषित किया। मतलब पहला AIS की समाप्ति, मतलब उनकी अगर राजमन्नार समिति की आप रिपोर्ट करेंगे तो पहला AIS की समाप्ति। सेकंड क्या था? इन्होंने भी केंद्र सरकार का एजेंट बताया इसको। एंड थर्ड जो बताया, ये संघवाद पर बहुत बड़ा आघात पहुंचाता है। ये नोट डाउन करिए, जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये ऐसा ही सेम टू सेम आप लिख के आ जाएंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे, मैं एश्योर करता हूँ। यहाँ पे जिस तरह से मैंने बताया कि एक IAS होता है, वो होता तो सपोज करो वो बंगाल के कैडर में है, सपोज करो वो है राज्य सरकार की मतलब राज्य सरकार के लिए काम कर रहा है, राज्य सरकार के कैडर में है, लेकिन राज्य सरकार उसको बर्खास्त नहीं, टर्मिनेट नहीं कर सकती है। टर्मिनेशन की पावर, जो अंतिम पावर है, वो डायरेक्ट केंद्र सरकार के पास में ही है। तो कहीं ना कहीं IAS और IPS इनको सब डर रहता है कि केंद्र सरकार कहीं इन पे एक्शन ना ले ले। जिस तरह से अगर आप देखें कि जब CBI वाले दो साल पहले की बात है, 2 या 3 साल की, जब CBI वाले बंगाल के गए थे अरेस्ट करने के लिए, तो उनको बंद कर लिया, उनको पकड़ लिया था। और वहां की जो पुलिस थी
वहां की जो पुलिस थी तो उनको जिन अधिकारियों ने पकड़ा था तो केंद्र सरकार ने नोटिस दिया था कि इन अधिकारियों को केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा, दिल्ली में मतलब रिपोर्ट करा दी थी। तो उसमें फिर ममता दीदी और मोदी का बहुत बड़ा विवाद रहा इन दोनों के बीच में। और फाइनली क्योंकि केंद्र सरकार कभी भी उनको ट्रांसफर कर सकती है, डेपुटेशन बुला सकती है, इधर दिल्ली में अटैच कर सकती है सेक्रेटरीट में, तो ये सारी की सारी पावर कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ झुकी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, इसलिए इनको एजेंट की परिभाषा भी दी गई है। जिस तरह से एक एग्जांपल अगर आप लेंगे कि जैसे संजीव भट्ट का केस था, जब क्योंकि संजीव भट्ट गुजरात कैडर के आईपीएस थे, आई थिंक, हाँ गुजरात कैडर के आईपीएस थे। और वहां पे जब माननीय नरेंद्र मोदी जी एज ए सीएम काम कर रहे थे गुजरात में, तो वहां पे इन्होंने इनके खिलाफ बहुत कुछ बोला, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं कांग्रेस का सपोर्ट था संजीव भट्ट को। और इनको ये भी नहीं पता था कि मोदी जी ही आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो जब एज ए पीएम मोदी जी आए तो सबसे पहले इन्होंने संजीव भट्ट को बर्खास्त किया, टर्मिनेट कर दिया था। और उसमें कोई भी मतलब फिर कुछ भी नहीं कर पाए वो। तो इस तरह का डर जो है कहीं ना कहीं इनको एजेंट बनाता है। समझ में आया यहाँ तक बच्चों? क्योंकि मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब आपको समझ में आएगा चीजें। ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, आप लिख आएंगे कैसा भी क्वेश्चन हो। आई थिंक यहां तक आपका क्लियर हुआ। यहां तक इसमें भी ये भी बात रहती है कि अगर मान लो सस्पेंड कर दिया किसी राज्य सरकार, अगर सस्पेंड कर दिया है राज्य सरकार ने, तो उसको सस्पेंशन को भी चेंज किया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे मुद्दे विवाद के मुद्दे बने हुए हैं। तो इसीलिए राजमन्नार समिति जो थी, राजमन्नार समिति ने डायरेक्टली बोला था कि एआईएस को समाप्त कर देना चाहिए। ये आपकी कहीं ना कहीं एजेंट की तरह ये काम कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्र राज्य संबंधों में, केंद्र राज्य संबंधों में केंद्र राज्य संबंधों में अतीत काल में, केंद्र राज्य संबंधों में अतीत काल में योजना आयोग भी, योजना आयोग भी विवाद का मुद्दा रहा। अब ये कैसे हुआ ये समझिए। योजना आयोग विवाद का मुद्दा इसलिए रहा क्योंकि योजना आयोग योजनाएं तो केंद्र सरकार के लिए भी बना रहा है और राज्य सरकारों के लिए भी बना रहा है। मतलब यहाँ सेंटर के लिए भी वो योजना बना रहा है और स्टेट्स के लिए भी। लेकिन इसका जो गठन था, योजना आयोग के सदस्य कौन थे? वो सारे के सारे भाई एज ए जो वहाँ उसका चेयरमैन था, मतलब अध्यक्ष, वो प्रेसिडेंट ही थे, उपाध्यक्ष भी वही चुनते थे। और और सदस्य भी जो विशेषज्ञ सदस्य थे वो सारे के सारे केंद्र सरकार के ही बासिंदे रहते थे। तो अगर योजना बन रही है तो कहीं ना कहीं वो केंद्र की तरफ में झुकाव रहेगा। तो हमेशा ये मुद्दा रहा है कि योजना आयोग केवल केंद्र को देख के योजनाएं बना रहा है और उनकी संस्तुति भी दे रहा है। फिर एनडीसी को भी आप जिस तरह से एनडीसी बनी उसमें भी वहां पॉइंट था। तो इसी चक्कर में योजना आयोग भी केंद्र और राज्य के बीच में एक बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा था। तो केंद्र यहाँ पे लिखिए, अब केंद्र राज्य संबंधों में अतीत काल में योजना आयोग भी विवाद का मुद्दा रह चुका है, क्योंकि इसको वो 100% केंद्र की ही संस्था मानते थे। योजना भले ही राज्यों की बना रहा है, लेकिन ये एजेंट केंद्र का ही था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। वर्तमान में, वर्तमान में नक्सलवाद, आतंकवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन के उभरा है। वर्तमान में नक्सलवाद, आतंकवाद
भाई ये बहुत बड़ा इशू बन गया है ना सुरक्षा के लिए। नक्सलवाद, आतंकवाद भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन के उभरा है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एनआईए करके बनाई थी, आपको पता होगा। जो एनआईए थी आपकी एक संघीय एजेंसी है, मतलब वो आपकी केंद्र सरकार की एजेंसी है। अब वो कभी भी किसी भी राज्य में इस आधार पे जा सकती है और एनआईए वहां की पुलिस को ओवरटेक करके या किसी भी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है, आप समझिए, लॉ एंड ऑर्डर का अगर देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, कानून व्यवस्था आपका राज्य सूची का विषय है। और उसमें कहीं ना कहीं एनआईए आतंकवाद और नक्सलवाद के उसमें वो इंटरफेयर कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं विवाद का मुद्दा रहा कि ये राज्य सूची का होते हुए यहाँ पे एनआईए इंटरफेयर कर रही है। लेकिन नक्सलवाद, आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कहां तक लिखा था आपने कि खतरे बन के उभरा है। इस खतरे का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने एनआईए का गठन किया। जो एक संघीय एजेंसी है और इसका क्षेत्राधिकार फुल इंडिया में है। मतलब इसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत पर है। यह किसी भी राज्य में किसी भी समय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन राज्य इसे हस्तक्षेप मानते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। इस तरह से आप देख सकते हैं मतलब केंद्र का और बंगाल का विवाद बहुत बार हुआ है एनआईए के बीच में। मतलब एनआईए के जो ऑफिसर्स जाते हैं जब कभी भी, तो वहां पे रेस्पॉन्स इनको सही नहीं मिलता। जो राज्य की पुलिस है वो सपोर्टिव नेचर में नहीं रहती, जबकि एक संघीय एजेंसी है, यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक केंद्र और राज्य के बीच में विवाद का बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इससे एक पॉइंट निकलता है, आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे एक मोइली समिति का जिक्र हुआ है। मोइली समिति का ध्यान रखना। मोइली समिति ने जो सिफारिश, मतलब जो मोइली समिति ने रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट में कुछ चीजें बोली थी पुलिस के बारे में। क्यों? तभी तो एनआईए आई आपकी, कि जो पुलिस है आपकी वो सक्षम नहीं है कि नक्सलवाद और आतंकवाद को के उसमें, क्योंकि वो लोकल रहते हैं और लोकल कहीं ना कहीं आपका मतलब सपोर्ट भी कर सकते हैं और डर भी रहता है। और जो सेंटर से अफसर्स आते हैं वो बिल्कुल बिंदास होकर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकल पुलिस इतनी सक्षम नहीं है कि इस मुद्दे पे इस तरह से कार्य कर सके। दूसरा, इन्होंने बताया कि यहाँ पे मोइली समिति ने बोला था कि जो हमारी फोर्सेस हैं वो परंपरागत उनके पास हथियार हैं, मतलब जो उनके पास वेपन है वो बहुत पुराने हैं। आप स्थिति देख लीजिए अपने राज्यों की भी या कहीं भी आप देखेंगे तो पुलिस की स्थिति क्या है, ना तो उनके पास इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी है, ना उनके पास इतने वेपन्स हैं। तो कहीं ना कहीं परंपरागत सोच पे ही हमारा पुलिस बल काम करता है। और आतंकवाद की अगर बात करें तो आतंकवाद से आप इतनी जल्दी फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि आतंकवादी जो आते हैं वो कहीं ना कहीं उनके वेपन्स, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप रहती है। तो इसी मुद्दे को लेके आपका कहीं ना कहीं एनआईए, अगर आपको देखो कोई भी चीज पक्ष में लिखनी है और विपक्ष में लिखनी है ना, तो इस तरह से ही पॉइंट लिखना कि कहीं भी एग्जामिनर को ये ना लगे कि आप एक तरफ झुकाव ज्यादा है आपका या एक ही पक्ष को बोल रहे हैं।
तो एनआईए का हमने पॉजिटिव भी बता दिया आपको और नेगेटिव भी। तो यहाँ पे आपने ऑथेंटिकेट किया मोइली समिति की रिपोर्ट, तो मोइली समिति की रिपोर्ट के उसमें, तो इसीलिए इन्होंने लास्ट में जो अपने पॉइंट डाला था कि आपकी एक स्पेशल फोर्स होनी चाहिए, मतलब स्पेशल फोर्स होगी वही एक अच्छी तरह से काम कर पाएगी। अब एक पॉइंट और लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। सर मेरा एक क्वेश्चन है। एक मिनट कवर कर लूं मैं, उसके बाद फिर इसी उस पर क्वेश्चन लेंगे। लिखिए, भूमंडलीकरण भूमंडलीकरण के दौर में भूमंडलीकरण के दौर में राज्यों के बीच आर्थिक विषमता बढ़ चुकी है। अगर आप देखें गुजरात अलग लेवल पे है, बिहार अलग लेवल पे है, यूपी अलग लेवल पे है, तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर हम देखें कि आर्थिक विषमता जो ग्लोबल मतलब भूमंडलीकरण के कारण आई है, उसका क्या फर्क पड़ा है। भूमंडलीकरण के दौर में राज्यों के बीच आर्थिक विषमता बढ़ गई है, जिसके कारण कुछ राज्य सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार हो गए हैं और विशेष राज्य की मांग कर रहे हैं। कल मैंने बताया था बिहार क्यों मांग कर रहा है, क्या केंद्र सरकार का उस पर व्यू है, और क्यों नीतीश जी का क्या व्यू आया, उनकी बुक आई, बुक के हिसाब से उन्होंने किस तरह से वो किया। तो ये सारी चीजें जिससे तनाव का एक नया कारण बन गया है। मतलब अगर इस पे कोई भी 200 शब्दों का प्रश्न आता है तो आई होप आप लिख लेंगे उसको संतुलन के तहत। अब आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आई होप अगर यहां तक किसी को भी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकता है। सर मेरा एक ये क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला पुलिस के लिए, जो हमारे देश में जो कानून व्यवस्था होती है वो राज्यों का मुद्दा है, लेकिन जो केंद्र सरकार ने जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बनाई हुई है, तो वो कानून की मुद्दा, तो आंतरिक सुरक्षा का तो जो जिम्मेदारी है वो तो केंद्र सरकार की हुई ना। और जो एनआईए की एस्टेब्लिशमेंट किया गया वो इसी उद्देश्य के तहत किया अमित गया। जी आपकी वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा माइक के पास से बोलेंगे तो क्लैरिटी के साथ आएगी। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कानून व्यवस्था राज्य का एक मुद्दा है, लेकिन अगर मैं केंद्र की तरफ से अगर बोलूँ तो जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इस्टेब्लिश सीएपीएफ इस्टेब्लिश किया गया है, वो तो केंद्र में गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो सर जब आंतरिक किसी भी देश की जो आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा होता है वो तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा। तो जो एनआईए का एस्टेब्लिशमेंट किया गया वो आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे के आधार पर किया गया है, ये नहीं माना जा सकता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह से एनआईए जो है वो आपका मतलब गृह मंत्रालय के अंदर में आता है और आंतरिक जो सुरक्षा का मुद्दा है वो केंद्र सरकार का ही रहता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर्स का मुद्दा, क्योंकि कोई भी आप देखिए किसी भी राज्य की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जो अधिकार है वो राज्य के पास में है। और अगर उसमें आप सपोज करिए आप अपने घर में अगर काम कर रहे हैं और आपके घर में आके मतलब वहां की सुरक्षा का मुद्दा आपके लिए है और कोई एक्सटर्नल कोई बंदा आता है कि हम आपसे स्ट्रांग है और हम इन चीजों को अपने आप संभाल लेंगे, तो कहीं ना कहीं राज्य जिस मुद्दों पे राज्य ने सरकार बनाई है, मतलब जहाँ जो वहाँ का सीएम है वो कहीं ना कहीं अपनी जनता के आगे मतलब पुलिस सा फील करेगा और वहां पे वो किस तरह से जनता को जवाब देगा। जनता सोचेगी कि हमारा सीएम तो सक्षम है ही नहीं, तो हम तो केंद्र सरकार के लिए काम करेंगे। इसी तरह अगर बात होती है कि केंद्र सरकार में जो पार्टी है, राज्य सरकार में भी फिर धीरे धीरे वही पार्टीज आ जाएंगी। तो लॉ एंड ऑर्डर एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको लॉ एंड ऑर्डर इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है जो राज्य के लिए ही दिया गया है
और उसमें एनआईए जैसी एजेंसी, क्योंकि आप देखो थ्योरेटिकल पे एनआईए बहुत सही बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहारिक स्तर पे जैसे सीबीआई काम करती है, तो सीबीआई की तरह एनआईए भी अब काम करने लगी। क्योंकि आप भाई सस्पेक्ट की दृष्टि से किसी को भी उठा सकते हो ना, कि हमें यहाँ पे नक्सलवाद का लग रहा है, या कहीं ना कहीं इसका हमें आतंकवाद का मुद्दा लग रहा है। तो ये दोनों के बीच में मैं कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब ये हम बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट की, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में आप इसको दिखा सकते हैं। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? सर नेक्स्ट ये है जो आसपा कानून बना है इसमें, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे क्षेत्रों में आसपा कानून लगा हुआ है, वो भी तो हमारे के राज्य सरकार की जो कानून व्यवस्था है उसका उल्लंघन माना जा सकता है ना, क्योंकि उनकी जो शक्तियाँ हैं उसको ओवरलैप किया गया और उसको ओवरकम किया गया है आसपा कानून के तहत। बिल्कुल, अपस्पा में भी जो अपस्पा का सशस्त्र बल वाला कानून लगाया हुआ है, वो भी एक केंद्र का तनाव का मुद्दा है। वो बहुत बार जम्मू कश्मीर के बीच में, नागालैंड के और केंद्र के बीच में, मतलब बहुत बार विवाद हुआ है कि उसके बेस पे कहीं ना कहीं राज्य सरकार में शोषण किया जा रहा है। वहां की जनता अपनी चीफ मिनिस्टर को तो बोलेगी, वो जाके केंद्र सरकार को तो नहीं बोलेगी कि आपके होते हुए कोई एक्सटर्नल एजेंसी आती है, डिफेंस फोर्सेज आती हैं और हमारा शोषण करती हैं। तो इस तरह के एनजीओज में भी बहुत सारा मुद्दा, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे सारे के सारे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में तनाव के मुद्दे बन चुके हैं। तो आपको अपने उत्तर में यही सारी चीजें डालनी है, यही मैंने एक एक करके कवर की है। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि हम उसके बाद ही आगे चलेंगे। मुझे थम्स अप दे दीजिए, आपको सबको समझ में आ गया? सर एक डाउट मुझे थोड़ा सा और आ रहा है, ये जो आर्थिक विषमता बताया सर, जो हमारे देश के राज्यों में आर्थिक विषमता पैदा हुई, तो क्या इसमें राज्य सरकार का भी तो हाथ है सर उसमें? पूरी तरह से केंद्र सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी ऐसा नहीं है ना सर? जैसे राज्य सरकार भी उसमें अपनी नीतियाँ अच्छी नहीं बनाई जिसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सका। नहीं, आपका प्रश्न तो बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लॉजिक समझिए कि यहाँ पे केंद्र सरकार को इसलिए उनके आर्थिक पिछड़ेपन के लिए नहीं बनाया जा रहा। मतलब ये तनाव का मुद्दा नहीं है कि वो आर्थिक पिछड़ापन केंद्र सरकार की वजह से आया। आर्थिक पिछड़ापन इसलिए मुद्दा बना हुआ है कि जैसे बिहार, अगर बिहार में सेम सरकार है, सपोज करो, जो केंद्र सरकार में भी है, तो दोनों पार्टी की अगर मिली भगत है तो बिहार को दिया जा सकता है आसानी से विशेष राज्य का दर्जा। अगर यूपी मांगे, और यूपी में योगी जी हैं और वहां पे आपका मोदी जी हैं, अगर यूपी में योगी जी मांगे कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, तो इनको आई थिंक व्यवहारिक स्तर पे आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर बंगाल में ममता दीदी मांगे कि हमें चाहिए भैया, हमारा भी सामाजिक आर्थिक विषमता के क्षेत्र में है, या बिहार जिस तरह से मांग रहा है, तो उस तरह से कहीं ना कहीं केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद बढ़ते हैं। क्योंकि ये विवेकाधीन शक्ति तो केंद्र की है ना, केंद्र सरकार जब चाहे जिसको चाहे उस आधार पे उनको विशेष राज्य का दर्जा दे सकती है। आई होप क्लियर हुआ आपका? ओके सर, समझ में आ गया। इसीलिए यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात कर रहा हूँ। आपका अगर इन चीजों पे, इन मुद्दों पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो फिर आपको कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप फैक्ट्स कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपको मतलब नॉर्मल जो फैक्चुअल थिंग्स हैं प्रीलिम्स के लिए जो आती हैं वो सब जगह से होंगी, लेकिन यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते यूपीएससी में जो क्वेश्चन आता है ना, वो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है ना, तो आप एलिमिनेटरी मेथड से वहां पे क्लियर कर सकते हैं, ना आप किसी और मेथड से वहां पे क्लियर कर सकते हैं उसको। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है वहां पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं सहकारी संघवाद की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिख रहे हैं। सहकारी संघवाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सहकारी संघवाद जो है। सहकारी संघवाद होता क्या है? कल आपका अमित जी यही क्वेश्चन था आपका, जिस तरह से मैंने आपको जो समझाया था।
आज इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे कि सहकारी संघवाद होता क्या है, और सहकारी संघवाद पे क्वेश्चन भी आप देखेंगे मतलब एक दो ईयर में आया है, डायरेक्टली पूछ लिया है, और ये केंद्र राज्य के संबंधों में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सहकारी संघवाद को बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जैसे संघवाद मैंने आपको समझाया था, इसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये आपका जो सहकारी संघवाद शब्द है वो दिया किसने था? ये आपको मैंने पहले बताया था, जो ग्रेनविल ऑस्टिन करके एक पॉलिटी विशेषज्ञ रहे हैं, ये शब्द उनकी देन है, सहकारी संघवाद का। ये कभी ना कभी प्रीलिम्स में, स्टेट सर्विसेज में आ जाता है, या यूपीएससी में देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं मैच द फॉलोइंग में करके इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो किसने दिया है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। अब थोड़ा सा लिखिए, इस पे नोट डाउन कीजिए। पहले नोट डाउन कर लेंगे, फिर मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा। सहकारी संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है, सहकारी संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। मतलब अभी हमने विवाद का मुद्दा पढ़ा, अब ये इसका अपोजिट है कि जहां पे केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। केंद्र केंद्र कोमा प्रांत के हितों को बढ़ावा देता है। मतलब ऐसी सरकार जहां पे प्रांतीय हितों को केंद्र सरकार बढ़ावा देती है, उनसे रिलेटेड योजनाओं के लिए वो बढ़कर काम करती है। मतलब जो प्रांत के हितों को बढ़ावा देता है, और इसका अपोजिट क्या होगा? जहां प्रांत कोमा केंद्र की योजनाओं को लागू करने में सहायता करते हैं। प्रांत केंद्र की योजनाओं को लागू करने में सहायता करते हैं। वर्तमान समय में केंद्र राज्य विवादों के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र राज्य विवादों के बढ़ते मामलों को देखते हुए सहकारी संघवाद एक सहारा बनकर उभरा है। सहकारी संघवाद एक सहारा बनकर उभरा है। नेक्स्ट पैराग्राफ। सहकारी संघवाद केंद्र राज्य विवादों के निपटारा करने में केंद्र राज्यों विवादों के निपटारा करने में सहायता करता है। जल्दी जल्दी लिखिए, आपकी स्पीड थोड़ा सा तेज होनी चाहिए।
यहां तक लिख लिया आपने। अब लिखिए, भारत में केंद्र विवाद, जो राज्य केंद्र और राज्य के विवाद हैं, उनको निपटाने के लिए दो साधन है। केंद्र राज्य अगर विवाद होते हैं, उनको निपटाने के लिए दो साधन है। पहला आपका औपचारिक, इसी तरह से चार्ट बनाइएगा। दूसरा आपका अनौपचारिक। अब कोई चैट में बताएगा औपचारिक साधन क्या है अगर केंद्र और राज्य का विवाद होता है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सर औपचारिक में जैसे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करके आपस में बातचीत के द्वारा हल करना। क्या बोल रहे हैं सर? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करके और औपचारिक में आपका न्यायालय आता है, सुप्रीम कोर्ट जिसे बोलते हैं। औपचारिक में आपका सब सुप्रीम कोर्ट आता है, न्यायालय। केंद्र राज्य का विवाद डायरेक्ट न्यायालय में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। औपचारिक अगर निपटारा, जैसे नदी जल विवाद हैं, बहुत सारे विवाद हैं, फिर उनके लिए प्राधिकरण बनते हैं, न्यायाधिकरण बनते हैं। मतलब कहीं ना कहीं केंद्र राज्य के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा कोई भी सरकार, मतलब ये, मतलब कोर्ट जाना कोई भी नहीं, दो लड़कों के, दो बंदों के बीच में भी अगर लड़ाई होती है तो कोर्ट वाला जो ऑप्शन है वो लास्ट में रखना चाहिए। तो केंद्र राज्य भी सोचते हैं कि लास्ट में ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। तो इसी के लिए इन्होंने अनौपचारिक पैटर्न्स भी अपनाए हैं। अनौपचारिक पैटर्न्स में बताऊंगा आपको, जिस तरह से आपका अगर कोई विवाद होता है अनौपचारिक उसमें, तो बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको जिनको जहां बैठ के हम पॉइंट्स सुलझा सकते हैं। एक तरह का नीति आयोग भी इसी तरह से चीजें हैं कि जहां पे, या जिस तरह से आप बता रहे थे जो क्षेत्रीय परिषद है वहां पे, मतलब कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर, अब ममता दीदी और मोदी जी कहाँ पे एक जगह बैठ सकते हैं जहाँ पे वो मतलब डायलॉग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अनौपचारिक बातें भी कर सकते हैं। तो उस तरह से अगर कहीं है तो नीति आयोग जैसी संस्था, जहाँ पे आपके जो सीएम्स हैं उसके सदस्य हैं वो वहां पे जाके बात कर सकते हैं। आपकी क्षेत्रीय परिषदों में भी, क्षेत्रीय जो परिषद हैं वहां पे जाके बैठ सकते हैं। तो कहीं अगर डायलॉग होगा, बातों से ही तो चीजें सॉल्व होती हैं। तो क्योंकि इनकी एक पार्टी तो है नहीं कि पार्टी मीटिंग में सॉल्यूशन कर ले, जिस तरह से अगर योगी जी के और मोदी जी के बीच में विवाद हो। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो अनौपचारिक के लिए अगर हम बात करें, तो अनौपचारिक के लिए जो, अगर हम बात करें तो सहकारीवाद संस्थाएं जो ये सारी की सारी बनी है, जहाँ एक दूसरे की पूरकता का काम कर रहे हैं। तो यही सारी संस्थाएं मौका देती हैं कि जिनके बीच में कोई भी विवाद है वो दोनों बैठ के सुलझा लें। अब पॉइंट लिखिए नेक्स्ट। ये चार्ट बना लिया ऐसे। अब केंद्र राज्य के विवाद भी तो नए नए तरीके से आ रहे हैं, तो उसमें भी ये सहकारी संघवाद है, एक बहुत बढ़िया वेपन की तरह काम कर रहा है। मतलब ये उनके निपटारे के लिए नए नए तरीके ये भी दे रहा है। तो सहकारी संघवाद केंद्र राज्य विवाद के नए नए रूपों को सुलझाने का प्रयास अच्छी तरह से करता है। और देखो आज के टाइम में दोनों के बीच में विवाद ज्यादा आ रहे हैं, तो जब दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स ज्यादा हैं तो उन डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए भी हमें नए तरीके करने पड़ेंगे। तो उसका सबका जो सॉल्यूशन करता है वो सहकारी संघवाद। मतलब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है सहकारी संघवाद को लेके, आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सहकारी संघवाद की संस्थाएं। सहकारी संघवाद की संस्थाएं,
मतलब जो इस आधार पे संस्थाएं बनाई गई। जिस तरह से आज के मुद्दे में मैंने आपको बोला था कि हम कौन कौन सी संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, तो सहकारी संघ पहले तो लिखिए आप। सबसे पहली आती है अंतर राज्य परिषद, जो अंतर राज्य परिषद का गठन किया गया। अंतर राज्य परिषद को इंटर स्टेट काउंसिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट काउंसिल। कोई बताएगा ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या आपका स्टैचुरी बॉडी है? कोई बच्चा बताए। बच्चों जल्दी से बताओ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैचुरी बॉडी है? प्रीति, दीपमाला, शिवम। बच्चों जवाब दो आप। जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक कैसे हम एसिमुलेट कर पाएंगे कि आपका लेवल क्या है। कोशिश कीजिए, गलती तो होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मैं नेटवर्क इशू में सुन नहीं पाया। अंतर राज्य परिषद जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या आपकी स्टैचुरी बॉडी है? जैसे मैंने कल समझाया था कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, कौन आपकी स्टैचुरी बॉडी होती है। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सर आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 में प्रावधान है, अनुच्छेद 263 में प्रावधान किया गया है कि जो आपके प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट अंतर राज्य परिषद का गठन कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं इसका गठन? प्रेसिडेंट। मतलब हमारा प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। कौन गठन करते हैं इसका? प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है करना जरूरी है, मतलब उनको ऑप्शन दिया गया है। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 263। अब दो अब ये जब गठन होता है तो अब हिस्ट्री में क्या हुआ कि देखो, पहले जब देश आजाद हुआ तो उसमें केंद्र की सरकार, केंद्र में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और राज्यों में भी बहुत सारे राज्यों में सारे के सारे सेंटर में कौन थी? कांग्रेस। और जो स्टेट थे वहां भी सेम गवर्नमेंट थी जो काम कर रही थी। अब चलता रहा, पॉइंट कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब सरकारें चेंज हुई कि जो स्टेट में गवर्नमेंट चेंज हुई और स्टेट में भी चेंज हुई और आपकी जो सेंटर में थी वहां भी कुछ गवर्नमेंट चेंज हुई, तो जब ये सारी चेंज हुई तो विवाद के मुद्दे बढ़ने लगे। तो विवाद के मुद्दे जैसे बढ़ते हैं तो एक सहकारी संघवाद की कोई संस्था होती है, उसका निर्माण करना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले 1990 में एक इशू आया। 1990 में किसकी गवर्नमेंट थी? 1990 में वीपी सिंह साहब की गवर्नमेंट बनी। तो वहां पे केंद्र और राज्यों में बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और केंद्र में आपके वीपी सिंह साहब की गवर्नमेंट होगी। तो वहां पे कहीं ना कहीं विवाद के मुद्दे बढ़ने लगे। अब अगर हम बात करें कि 1950, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है या आ सकता है कि 1950 में देश आजाद हुआ और 1990 में जाके इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया। तो इतना लंबा जो टाइम लिया गया वो इसलिए लिया गया, जो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस मतलब सेम पार्टी होती है तो कहीं विवाद नहीं आता, और ऐसी संस्थाएं कब चाहिए? जब हमें विवाद का समाधान करना हो। तो इसी तरह जाके 1990 में इसका गठन किया गया। अब आज की वर्तमान स्थिति में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है कि इंटर स्टेट काउंसिल जो बन रही है वो सॉल्यूशन करती है, वही एक ऐसी मंच देती है कि जहां आप बैठ के बात कर सकते हैं, वहां पे अपने मुद्दों को सुलझा सकते हैं। तो इस तरह की बातें अगर होती हैं तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल पॉइंट में रहता है। अब लिखिए इसमें इसका जो इस संस्था का गठन जो है, जो इंटर स्टेट काउंसिल का है, उसमें आपका अध्यक्ष कौन होता है?
अध्यक्ष आपके पीएम होंगे, प्राइम मिनिस्टर। ये कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा में आपका इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? सीएम होते हैं, सभी जितने भी राज्य हैं उनके सीएम होते हैं। अब सारे सीएम, कोई सपोज करो एक राज्य पंजाब, या पंजाब हरियाणा में कोई सतलज नदी का विवाद हो गया सपोज करो, तो और कोई जगह तो है नहीं जहाँ पे पंजाब और हरियाणा के दोनों के सीएम जाके बैठ सकते हैं। तो इंटर स्टेट काउंसिल एक बहुत बड़ा मंच देती है कि वहां पे बैठ के आप अपनी बात कर सकते हैं, अपने डायलॉग को कर सकते हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं बातें बैठकर सॉल्यूशन मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंटर स्टेट काउंसिल की जो मीटिंग है, मतलब मैं आपको नेगेटिव थोड़ा सा बता रहा हूँ, जो इनकी मीटिंग्स हैं वो बहुत रेयर होती हैं, बहुत कम टाइम में, मतलब बहुत टाइम बाद होती हैं। तो उसी वजह से ये कहीं ना कहीं इशू बना है कि जो ये एक सहकारी संघवाद संस्था है, ये कहीं ना कहीं सहकारी के लिए काम कर रही है। तो जब मीटिंग ही नहीं हो रही तो वो बैठ नहीं पा रहे। नेक्स्ट, इसका गठन आपको पता चल गया कि चेयरमैन इसका कौन होता है, सदस्य कौन कौन होते हैं। अब अगर देखो, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, उसी तरह आपकी क्षेत्रीय परिषदों के लिए है कि जहां पे जैसे दिल्ली और पुडुचेरी है, वहां पे भी आपका जो रहेंगे वहां के सीएम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। अब नेक्स्ट में अगर ये कार्य कैसे करती है, काम कैसे करती है, तो ये नोट डाउन करना कि ये क्या कर रही है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में संवाद कायम करती है। केंद्र राज्य, भाई कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, जहां से हमने जो पढ़ रहे हैं वहीं से निकालेंगे। ये सबसे पहला काम क्या है इसका, केंद्र राज्य बीच के सरकारों के बीच में संवाद कायम करना। अब जब संवाद होगा तो क्या होगा, विवादों का समाधान होगा। मतलब केंद्र राज्यों के बीच में और राज्य राज्यों के बीच में विवादों का समाधान करने में सहायक है। भाई केंद्र राज्य का भी हो सकता है और राज्य राज्य के भी विवादों का समाधान हो सकता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, विवादों का समाधान होगा। तो इन दोनों वर्ड से तीसरा वर्ड कौन सा निकला, क्या निकला जल्दी बताइए, सहयोग का। क्योंकि अगर आप सही तरह क्लास में बैठे हैं और सही तरह समझ रहे हैं, तो आप इसको जाके 15 मिनट या दोबारा क्लासेस को देखिए, जब हम यूट्यूब पे इसका अपलोड करेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होता है। और एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन यहीं से आता है। आप कुछ भी पढ़ लें, हमने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, क्वेश्चन वहां पे लिख नहीं पाएंगे आप। लिखेंगे इसी तरह से कि सबसे पहले केंद्र सरकार संवाद के लिए एक मंच देती है, फिर विवादों का समाधान करती है, देन इसका सहयोग का काम करती है, बीच में केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग कायम करने का काम करती है। और तो यही सारे के सारे इसके काम है। मतलब कोई विवाद है, कोई मुद्दा चल रहा है, तो उस पे ये संवाद कर सकती है, उस पे विवादों का समाधान कर सकती है। तो इसमें अगर पॉइंट बढ़ा के लिखने आपको, तो केंद्र और राज्य का एक पॉइंट बना दो, और सेम राज्य और राज्य का केंद्र पॉइंट बना दो। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप, सेंटर का और बंगाल का, और पंजाब का और हरियाणा का। तो इस तरह से आप अगर क्वेश्चन की अप्रोच रखेंगे, और इतना इजी करके मैं यहाँ पे क्लासेस में बता रहा हूँ कि अगर आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा से क्लास को देखेंगे, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे वो कर रहे हैं। नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे, कल का जो हमारा होगा राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग को भी पढ़ेंगे क्योंकि उसको भी पढ़ना जरूरी है। देन नीति आयोग को पढ़ेंगे हम, मतलब जिसको एनडीसी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा योजना आयोग। मैं कल कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्यों नीति आयोग बनाया गया, क्योंकि एक क्वेश्चन आया है बहुत इंपॉर्टेंट कि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद नीति आयोग की पूर्ववर्ती संस्थाएं हैं, टिप्पणी करें।
मतलब ये स्टेटमेंट दे दिया, इस पे आपको टिप्पणी करनी है, क्या सच में दोनों की दोनों उसी तरह से उसी बेस पे नीति आयोग बना। तो इस तरह से कल मैं कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करूंगा आपको, नीति आयोग इसका और ये क्षेत्रीय परिषद, कल का हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे 3। ये जब आपके क्लियर हो, आपको सच में केंद्र और राज्य संबंधों के बीच में अगर कोई भी किसी भी तरह का प्रीलिम्स या मेंस में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब मैं बताऊं, ये क्लास जो है ये हाफ एन आवर 15 मिनट के बाद में यहाँ के रिकॉर्डेड सेक्शन में, मतलब ऐप के आप रिकॉर्डेड सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको ये मिल जाएगी। कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो भी आपको ऐप में ही मिल जाएगा। ग्रुप पे भी सेम अपडेट करते हैं हम, हमारी टीम जो है। तो आप और जिस तरह से हम आप हमारा यूट्यूब चैनल है, हम यूट्यूब चैनल पे भी क्लास को सेम अपडेट कर देते हैं। तो वो ग्रुप में हम अपलोड, यूट्यूब चैनल की जो लिंक है उसी को वहाँ पे अगर हो सकता है तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको प्रीवियस क्लासेस अगर पूरी की पूरी लेनी है, पूरी देखनी है, सिस्टमेटिक तरीके से रहना है, तो आपको यूट्यूब को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्योंकि अदर्स टीचर जो हमारे ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, सीसेट के हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, वो सब सारा का सारा आपको यूट्यूब और ऐप दोनों पे मिल जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक होगी, कल के ये मुद्दे होंगे तो ध्यान रखना, और नोटबुक जरूर आप नोट डाउन करते रहिए क्योंकि यही काम आएगा आपका। चलिए मैं क्लास को क्लोज करता हूं। अभी अगर कोई क्वेश्चन हो आपका, आप पूछ सकते हैं। आज के मुद्दे से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न है। प्रीति, शिवम, अमित, चलिए थैंक यू। अभी भी कोई प्रश्न है तो आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं।